तो 66 बीपीएससी का है ना, 66 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ध्यान से। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द परसेंट प्रॉफिट, है ना, परसेंट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का परसेंटेज जो आ रहा है अर्न्ड बाय टू कंपनीज एक्स एंड वाई, है ना, during the period 1996 to 2001. Study the line graph and answer the question that are based on it. अब देखिए ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को पहले समझिए। 6 साल है, 96 97 98 99 2000 2001, है ना, 6 साल है। 6 साल में एक्स और वाई दोनों कंपनी का जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है वो दर्शाया गया है ना। एक्स और वाई का जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, दो कंपनी है एक्स और वाई, उसका जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है उसको प्रत्येक साल में 96 से लेकर 2000 तक का, है ना, उसमें दिखाया गया है कि क्या प्रॉफिट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 1996 की बात करें तो कंपनी एक्स का जो प्रॉफिट था वो 40% था, है ना, परसेंट प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है, तो 40% प्रॉफिट हुआ था एक्स कंपनी को, वाई को कितना हुआ था 45%। उसी तरह 97 की बात करें, एक्स को प्रॉफिट हुआ था सॉरी वाई को प्रॉफिट हुआ 35, एक्स को हुआ 45। इसी तरह से हर साल का दोनों कंपनी का एक्स और वाई का परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है कि दिया क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट हर साल का, यानी कि कुछ भी नंबर ले लिए, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, और उसका फॉर्मूला भी दे दिया है क्वेश्चन में ही। ये भाई परसेंटेज प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। प्रॉफिट क्या हुआ, जितना खर्च हुआ उससे जितना ऊपर इनकम हुआ वही प्रॉफिट होता है। एक तरह से इंक्रीज ही हुआ ना, जैसे राइज में परसेंटेज राइज जो निकालते थे वही हुआ ना, है ना। एक्सपेंडिचर जो हुआ उससे कितना ज्यादा इनकम हुआ वही प्रॉफिट हो गया। लॉस कब होगा, जब इनकम कम होगा एक्सपेंडिचर से, तभी लॉस होगा ना, यानी ये नेगेटिव में आ जाएगा। इनकम कम होगा एक्सपेंडिचर तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। सर हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, अगर लॉस परसेंट निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम बटा इनकम इंटू 100। बिल्कुल, या फिर नेगेटिव में अगर आ जाए तो मान लेंगे कि लॉस परसेंटेज हो गया। नेगेटिव में अगर आ रहा है वैल्यू इसका मतलब लॉस हो रहा है, और जो परसेंटेज निकला वो लॉस परसेंट हो जाएगा, सिंपल। ओके, जैसे वहां था राइज डिक्रीज और इंक्रीज, वही चीज है यहाँ प्रॉफिट और लॉस एक ही चीज है, बस यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर देखते हैं, है ना, वहां पे कुछ और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले एग्जाम में भी आपको यही कहेंगे, बनाने मत लीजिए लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम ऐसे, पहले पढ़िए समझिए क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्या हमें निकालना है, उसके बाद ए नंबर पे आइए। पहले इसको स्टडी कीजिए, ये जो दिया हुआ है, उसके बाद ए नंबर पे आइए। अब क्योंकि आसान हो जाएगा, फिर ए नंबर क्या होगा, ए नंबर यहाँ पे लीजिएगा, प्रॉफिट जो है परसेंटेज में है। ए क्वेश्चन नंबर क्या है, if the expenditure of company, if the expenditure of company Y, है ना, if the expenditure of company Y in 1997, काफी आसान है क्वेश्चन, was rupees 220 crore, what was its income, सिंपल है कि नहीं, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, what was its income in 1997। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दे दिया है कंपनी वाई का किस साल 97 में, है ना, कितना रुपीज 220 करोड़। आपसे क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है 1997 में, तो प्रॉफिट आपको इस ग्राफ से मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिल गया है। एक्सपेंडिचर इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, क्या निकालना है, इनकम। इस फॉर्मूला का यूज करके नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना। थोड़ा सा हाँ फार्मूला को सर। और सिंपल बना देंगे, सिंपल बना देंगे फार्मूले को, कैसे, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस, पहले
ऐसे है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सॉल्यूशन करके लिखेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना, डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, इसको डिवाइड 100 को इधर ले आएंगे है ना, और इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, और इसको डिवाइड कर देंगे तो इनकम बाय एक्सपेंडिचर, इनकम बाय एक्सपेंडिचर माइनस ये 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे कैसे हुआ? ये सिंपल करने के लिए है ना। प्रॉफिट बाय 100, 100 को इधर ले आए, प्रॉफिट बाय 100 हो गया और डिवाइड कर दिया दोनों को अलग अलग। तो इनकम बाय एक्सपेंडिचर और इसको एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना कर दिया? हाँ सर। अब यहाँ पे रख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितना देगा 1997 में, 1997 है ना। ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर कंपनी वाई, वाई का है ना, फॉर कंपनी वाई इन 1997 कितना दिया हुआ है? 35। सिंपल 35 रख दिए, ऊपर में 35 बाई 100 और माइनस इधर है -1 तो इधर +1 हो जाएगा, इक्वल टू इनकम कितना, इनकम निकालना है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 220 करोड़। तो अभी यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, इसमें यही रखिए। अब ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे है ना, कीजिए सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। 135 135 बाई 100 इक्वल टू इनकम बाई 220। इनकम क्या आ जाएगा, इनकम इक्वल टू 135 बाई 100 इंटू 220। इनकम में ही लेगा ना, क्या किए इसको इधर ले गए है ना, एलसीएम देखे 135 बाई 100 है ना, ये समझ में आ रहा है 135 बाई 100 और इनकम को वही रहने दिए 200 को। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया सर। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी वैसे भी कर सकते थे कि प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है इसको इसमें गुणा करके 100 से डिवाइड करके इसको प्लस कर देंगे, एक ही चीज है। लेकिन ये वाला फार्मूला ज्यादा ये है, क्योंकि अगर इनकम निकालना रहा है तो हम इनकम निकालेंगे, एक्सपेंडिचर निकालना रहा है तो एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, है ना। सर कितना आएगा 297? 297 आ रहा है 297। मुझे हाँ नहीं पता, सर। देख लेता हूँ मैं। मैथ इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि आंसर एकदम वही आएगा, क्योंकि आपका प्रोसेस सही है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई बुक देगा है ना आंसर तो बोलिए अगर गलत आ रहा है तो गलत हो सकता है, ये मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रोसेस सही बनाया है ना। तो इसमें इतना वो होना चाहिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ हाँ सर कितना है इसमें? 297 करोड़ में लिखना है, रुपीज 297 करोड़ ऐसे लिख देना है लास्ट में स्टेटमेंट के साथ ना। लास्ट में जो लिखना है स्टेटमेंट के साथ, क्या कितना आया था 297, यहाँ पे वैल्यू है 297, तो लिखेंगे hence the income of company Y in 1997 was rupees 297 करोड़। ये सब लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब काट लेगा मार्क्स। सिंपल था प्रॉफिट लॉस का। अगर ये फार्मूला नहीं भी देता है कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है प्रॉफिट लॉस क्या होता है।
कैसे निकलता है ना। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है हमें पता है। प्रॉफिट मतलब एक्सपेंडिचर से कितना ऊपर आया, परसेंटेज प्रॉफिट मतलब, है ना, उसका परसेंटेज निकाल दिए। परसेंटेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही, परसेंटेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए कि कैसे हमको करना है, आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ड करते जाइए दिमाग, तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप से आएगा, इसी टाइप से दिमाग आपको लगाना होगा, क्या पूछ रहा है, कैसे, क्या फॉर्मूला है, कैसे हम आंसर तक हम पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये हो गया। बी, क्वेश्चन नंबर बी, बी में क्या है, if the income of two companies, if the income of two companies, if the income of two companies were equal, है ना, were equal in 1997, in 1997, okay, then what was the ratio of expenditure, मुझे पता था रेशियो, नेक्स्ट रेशियो से पूछेगा, if the income of two companies were equal in 1997, what was the ratio of income expenditure of company X, ratio of expenditure of company X to that of company Y, to that of, देखिए रेशियो से कैसे इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, वो जो फार्मूला हम लेकर आए थे ना, उसी से बन जाएगा, to that of company Y in 1997। अब देखिए सिंपल है, आपको कि रेशियो पूछ रहा है, किस चीज का रेशियो पूछ रहा है, पहले दिया क्या है, बोल रहा है ना कि सॉल्यूशन में लिखेंगे 4 1997, पहले तो ईयर लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा, है ना, पहले ईयर लिख दिए। बोल रहा है कि गिवन क्या है, गिवन इनकम ऑफ x इक्वल टू इनकम ऑफ y, है ना, यही दिया हुआ है ना गिवन। और फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एक्सपेंडिचर ऑफ x, एक्सपेंडिचर ऑफ x डिवाइड बाय, देखिए जो पहले लिखता है उसको ऊपर लिखते हैं, टू दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ y इन 1997, ये निकालना है ना। आपका दिमाग क्या क्या सोचने लगा अभी, कौन सा फार्मूला जो अभी हम लोग डेराइव किए थे, प्रॉफिट वाला था ना, ये प्रॉफिट के अगर हम डिवाइड कर दें एक्स और वाई, तो उस फॉर्म में आया था, इनकम बाय एक्सपेंडिचर वाला फॉर्म में आया था ना अभी, तो क्या होगा, हाँ तो उसी से बन जाएगा, उसी को डिवाइड करेंगे ना, तो पहले 4x निकालिए, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में 4x। अब पहले x के लिए क्या आया था फार्मूला याद है, अगर याद है जो हम लोग डिराइव किए थे तो डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमने डिराइव किया है ना, इसी क्वेश्चन में हमने डिराइव किया है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू इनकम बाय एक्सपेंडिचर। हाँ ये हो गया 4x के लिए, है ना, कितना है प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम ऑफ x और एक्सपेंडिचर ऑफ x, प्रॉफिट, यहाँ तक समझ में आ गया। वो फार्मूला हमने पहले ही डिराइव किया है, तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी डायरेक्ट डिराइव भी कर सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में किया है हमने, इसी के दूसरे पार्ट में हमने डिराइव किया है फार्मूला, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, ये मतलब फार्मूला लिख,
हाँ, क्योंकि हमने डिराइव किया है ना दूसरे पार्ट में, ए पार्ट में हमने डिराइव किया है उसको, तो लिख सकते हैं as we have derived, as we have derived this formula in part A of this question। एक ही पार्ट है ना, क्वेश्चन एक ही है, दूसरे क्वेश्चन में तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसी से बनेगा ही, इस फार्मूला से नहीं बनेगा, इसको पहले इसमें लाना पड़ता है तभी रेशियो बनता है, क्योंकि रेशियो इनकम बाय एक्सपेंडिचर। एक्स का कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, प्रॉफिट कितना था एक्स के लिए 1997 45 बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू इनकम नहीं पता है, एक्सपेंडिचर नहीं पता, कुछ नहीं पता है, इनकम ऐसे ही अभी लिखेंगे, इनकम एक्स एक्सपेंडिचर एक्स, अभी देखिए तुरंत आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना आ जाएगा 145/100, अभी इतना ही रहने दीजिए इसी फॉर्म में, है ना, इनकम एक्स और देखिए जितना सिंपल कीजिएगा ना वो आपको आसान होगा वो करने में। ये दिमाग आपका चलना चाहिए, जैसे मेरा चल रहा है कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। x के लिए हमने निकाल लिया इनकम बाय एक्सपेंडिचर, x के लिए हमने इनकम बाय एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लिया। अब दूसरा काम करेंगे y के लिए, फॉर y, ठीक है, प्रॉफिट सेम फॉर्मूला ना सर? हाँ सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू इनकम y एक्सपेंडिचर y। ये सब लिख दीजिएगा x y ताकि पता चले, एक्सपेंडिचर y, है ना, कितना आ रहा है 1997 में y के लिए 35 ना, 35 बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू इनकम y। एक दो स्टेप तो आपको दिखाना रहता है एकदम से सर हेलो उछल के नहीं। हाँ, सर एक्सपेंडिचर y डायरेक्ट 135 नहीं लिखेंगे? थोड़ा सा तो दिखा दीजिए कि वैल्यू पुट किए हैं, प्रॉफिट 35 था, ये तो आप लिख ही नहीं रहे कि प्रॉफिट कितना था, उसको पता तो चले कि प्रॉफिट कितना है, 35 आपने लिखा है। नहीं डायरेक्ट क्यों लिखेंगे, जब समझ रहे मार्क्स है ना, 135 बहुत ज्यादा तो नहीं लिखना पड़ेगा आपको, स्पीड आपका अच्छा है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, सीधे आ गया इनकम y एक्सपेंडिचर y, ठीक है। तो y के लिए इनकम बाय एक्सपेंडिचर रेशियो है 135/100 और इसी फॉर्म में मैंने रखा किया, ये काटा नहीं था, क्यों नहीं काटा था उसका कारण है 145 कट जाएगा। हां, तो ये इक्वेशन 2। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है, एग्जामिनर को लोड नहीं देना है कि वो समझे कि क्या किया है, उसको इतना सिंपल समझ में आना चाहिए कि हां सब सही कर दिया है। अब यहां पे आपको निकालना क्या था, गिवन आपने पहले लिखा है एक्सपेंडिचर ऑफ x, अरे रेशियो तो निकालना ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा डिवाइड कीजिएगा तो फिर उल्टा आपको, इससे अच्छा यहीं पे आपको समझना है क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑफ y डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ y निकालना है आपको, उसी का रेशियो निकालना है। अब देखिए कैसे मिलेगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कहाँ गया इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा रेशियो मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को y को आपको ऊपर रखना है, कैसे भी जैसे आपको मन कर सकते हैं, बाद में उसको ठीक कर लिया जाएगा, बाद में ना, बाद में वो करके, तो ऐसे करेंगे डिवाइडिंग, ये सब लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ऐसे 2 बाय 1 कीजिएगा तो आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, 2 बाय 1 को डिवाइड कीजिएगा ना तो डायरेक्ट आ जाएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये 1/2 होगा, नहीं ये नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1/2 करेंगे तो ठीक है। इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, यहां तक हो गया, यहां तक समझ गए, आगे चलिए। हाँ आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं, डिवाइड कर देना है, तो 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो 2 कितना था 135/100 इधर, और उधर 1 कितना था 145/100, ये साइड हो गया। LHS RHS में क्या था, इनकम x इनकम y, ये 2y है, बाय इनकम एक्सपेंडिचर y, 2 यही था ना, डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करना है, 1 से,
तो वन था इनकम x डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर x। अब आपको पता है कि दिया हुआ था कि इनकम दोनों का समान था, ये कट जाएगा है ना, कटेगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, और ये भी कट जाएगा 135 बाई 145, इसको काटिए और ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर x बाई एक्सपेंडिचर y, यही आएगा। कितना आता है, सत्ताईस बटा 29 आ रहा है आंसर। हाँ सर। आंसर आ रहा है, आंसर मैंने नहीं देखा है, आंसर आ रहा है कि हाँ नहीं? 29। ठीक है, मेरे पास नहीं है क्वेश्चन। 29 बाई 27 नहीं आना चाहिए, वो गलत हो जाएगा फिर। 27 is to 29, हाँ यही आना चाहिए। Hence the required ratio, क्योंकि उलट जाएगा तो गलत हो जाएगा। Hence the required ratio is, ऐसे लास्ट में लिखना है 27 is to 29। तो यह सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। 60, हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, है ना, इसमें और कुछ है ही नहीं। 72 में 72 आपको लाना है, क्योंकि ऑप्शन भी आपके पास है, 4 क्वेश्चन दे रहा है, उसमें 2 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। तो 2 बेस्ट अपना देख लीजिए, है ना, कौन सा क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा सोचिए, उसके 2 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट सोचिए कि ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, स्टार्ट कीजिए वही क्वेश्चन, और क्वेश्चन को 72 में 72 आपको लाना है। 72 में 72 आ गया तो समझिए 150 क्रॉस, है ना, क्योंकि उधर जो भी बचा है, हाँ 220 220 सर के आसपास हेलो, उधर मार्क्स बचेगा, 228, हाँ हेलो 228 बचेगा। हाँ सर बोलिए। कितना है? सर 27:29 है। हाँ 27:29, 228 बचता है, उसमें कितना भी काटेगा तो 80 तो मार्क्स देगा ना। 220 में 80 तो नहीं काटेगा, 80 मतलब कितना भी नहीं काटेगा, 100 दे देगा तो 172 मार्क्स आ गया, तो बहुत अच्छा टॉपर वाला मार्क्स है आपका, है ना, 100 दे दिया, बहुत अच्छा मार्क्स है, इसलिए जरूरी है। हाँ? 3 क्वेश्चन अगर बढ़िया से लिखे, एक का पार्ट का 3 क्वेश्चन भी पढ़ेगा। हाँ मतलब मिनिमम भी आपका 150 से ऊपर रहेगा, और 150 में सिलेक्शन हो जाता है इस वन में। 170 80 आ गया तो टॉपर वाला मार्क्स है फिर ये वन में। 200 तो किसी को नहीं आता है, मुश्किल है रेयर केस में। 180 190 तक जाता है। क्या सर सीएस का? हाँ 300 का होता है। इसका सर आया था, बिल्कुल तो मैंने प्रॉपर है। सर के टाइम का जीएस पेपर 2 में कितना लाना पड़ेगा अगर 150 इसमें लाते हैं तो? 150 में आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा, इसमें कम से कम 170 80 आएगा तो अच्छा। दोनों बार वो पिछले बार जैसा मैं- सर तो ऑप्शनल और जीएस पेपर 2 में कितना लाना होगा उसका? जो अभी अमर ज्योति का था, कुमार अमर ज्योति का, जो अभी इस बार मैंने देखा था, एनालाइज किया था, उनका ऑप्शन में काफी कम था, और जीएस पेपर 2 में भी कम था, 132 मार्क्स था उनका जीएस पेपर 2 में। तो ये मुश्किल होता है उसमें लाना, उसमें अगर 150 ठिका दिया आप और इसमें 170 आ गया, है ना, और ऑप्शन में 180 तक ला दिए, तो टॉप 50 से अंदर, मतलब टॉप 20 के आसपास है, बहुत कम था, 160 के आसपास। ऑप्शन में भी 190 तक ला सकते हैं, 190 200 तक, है ना, ज्योग्राफी में भी आप 190 200 तक ला सकते हैं। ऑप्शन टफ है, सबसे ज्यादा उसमें मार्क्स लाना मेंस टफ, में कट ऑफ नहीं जाता। कट ऑफ जाता है, कट ऑफ जाता है, लेकिन फाइनल तो आपका जुड़ेगा ना, जो मार्क्स आएगा मेंस में उसके हिसाब से आपका रैंक बनता है। तो
अगर देखिए जेएस पेपर 1 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। 170-80 ठिका दीजिए यहीं पे, है ना, 180 ठिका दीजिए। कम गया था तो हाँ, और वहां ट्राई कीजिए कि 150, क्योंकि पेपर 2 में 150 लाना भी काफी चैलेंजिंग है। मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे बच्चों 130, टॉपर को था 139 था, जो टॉप किया था ना, एक रैंक आया, उसको 139 था पेपर 2 में। पेपर 2 में सब डायनेमिक पूछता है ना, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर, मतलब उसमें आपका इनोवेशन देखता है, उसमें मार्क्स नहीं देता। हम देखते हैं टॉपर को 138 मार्क्स था पेपर 2 में, पेपर 1 में था 160, ऑप्शनल में था 290, 300 में मैथ था। तो ये जो टॉपर हुआ, नहीं तो उसका रैंक होता, अगर अमर ज्योति से के आसपास रहता है, 200 के आसपास रहता है। और जो मेरा स्टूडेंट था अमर ज्योति, उसका ऑप्शन में कम आया था, मतलब 160 और 270, 110 मार्क्स वही डिफरेंस हो गया, 290। मैथ में वैसे ही जाता है, जितना 1 से 10 तक देखिए ना सर, मैथ जिसका है उसी के कारण हुए 1 to 10 में, ऑप्शनल के कारण। ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छा स्टूडेंट है वो नहीं ला सकते हैं, मैथ में तो ला सकते हैं। मैथ में एक एवरेज स्टूडेंट बहुत थोड़ी ब्रिलियंट सब रहता है, एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा कर दिया तो ले आता है ना, और 200 पार कर देता है, 200 पार कर दिया। कहां से पूछेगा वो पता नहीं। सर जो आईटी से पढ़ा हुआ है उसका कमांड रहता है मैथ में, कुछ भी आता है वो सॉल्व कर ही देता है। जीएन वर्मन ये सब बनाए हुए रहता है सब, तो उसका कमांड रहता है मैथ में, कुछ भी पूछ देगा वो बना देगा, उसमें वो सॉल्व करके आ जाएगा वो आंसर तक पहुंच। सर मैथ में तो मार्क्स नहीं काटता होगा, जो बनाता होगा उसको आंसर देता होगा, जितना लिखता होगा उसमें मार्क्स मिलता होगा। इसीलिए तो 290 आ जाता है। चलिए क्या आगे चलते हैं। 290 290 आया था टॉपर, 160 में आया था। और दूसरे सब्जेक्ट में 160-70 लाना एक चैलेंज होता है, समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है। सर इसलिए मैथ टॉप का 10 में सब सिलेबस क्या है? मैथ का सिलेबस नहीं कर पाएंगे सब, इंजीनियर बहुत हायर मैथ होता है सब, ग्रेजुएशन लेवल का मैथ होता है ना, बहुत सारा चीज। इसमें आपका मैथ्स में मैथ क्या का क्या ऑप्शनल है क्या सर? मैथ बैकग्राउंड है क्या? नहीं सर, फिर सोचना भी नहीं। नहीं। नहीं सर 10 तक पढ़े हैं मैथ, आरडी शर्मा। ठीक है, 10 तक आरडी शर्मा पढ़ी, उससे नहीं होगा, ग्रेजुएट लेवल का होता है, मतलब अच्छा होता है मैथ का। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, छोड़िए। हम लोग को तो नहीं पढ़ना है ना सर। यहाँ बस 72 मार्क्स ले आइए, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। अगर इसमें स्टैट में अगर 72 ले आए, बिना गलती किए हुए, सब कुछ सही, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, तब सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है ऑप्शनल तो, क्योंकि पेपर 2 में सबका वही रहता है, सबका देखें एकदम वही 130-40 के बीच में, सब मैक्सिमम वो लोग उसी में आ जाते हैं, कोई 150 टिका देता है। तो मेन तो जीएस पेपर 1 है ना, 72 में 72, वो भी स्टैट है ना, और दूसरा ऑप्शनल, ये दोनों जो मेंटेन कर लिया सिलेक्ट हो जाता है अच्छे रैंक के साथ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें सी पार्ट में, द इनकम ऑफ द कंपनीज एक्स, द इनकम ऑफ द कंपनीज एक्स। मेरा इंजीनियरिंग में हमेशा 90 से ऊपर रहा है, कोई भी सेमेस्टर हो, 10th में भी 90 से ऊपर था, है ना, 12th में भी लगभग उसी रेंज में था, इंजीनियरिंग में भी सारे सेमेस्टर में मैथ में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुआ कि हम मैथ देखें, तो देखिए उसमें बहुत डेरिवेशन, ये सारी चीजें। हाँ, सर ऐसा बहुत तो इंटीग्रेशन वगैरह रहता है? इंजीनियरिंग के बाद मैथ नहीं होगा हाँ मैथ मैट्रिक्स सब होगा वही होगा। नहीं, कुछ और था, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का था, कैलकुलेशन। नहीं 3 भी तो था, 1 2 तो फर्स्ट ईयर में था, सेकंड में 3 और 4 था, M3 और M4 था, M4 था मेरा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक चला है, सिर्फ 2 सेमेस्टर नहीं, मतलब 3 सेमेस्टर नहीं चला, ये तो तीनों से फोर्थ सेमेस्टर चला। हाँ, बहुत सारा उसमें बहुत सारी चीजें बताया था, इंटीग्रेशन तो छोटा चीज हो गया, बहुत सारा चीज है उसमें, है ना। एक्चुअली द इनकम ऑफ द
the income of the companies X and Y, the income of the companies X and Y in 2000 where in the ratio of 3:4 respectively. 3:4 respectively. What was the respective ratio of their expenditure in 2000? है ना? What was the, फिर वही फार्मूला, सेम फार्मूला, एक फार्मूला एक बार डिराइव कर दिए, वही यूज हो रहा है. What was the respective ratio of their expenditure? Respective ratio of their expenditure in 2000 में. देखिए क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ द कंपनीज एक्स एंड वाई इन 2000 वेयर इन द रेशियो. इनकम दिया हुआ रेशियो, अब एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है. वही सेम चीज है, वहां पे क्या कर दिया था, इनकम को इक्वल कर दिया था. इक्वल का रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा. एक तरह से वो भी रेशियो ही दिया हुआ था, तो 1:1 करके, है ना, जो डिवाइड किए तो रेशियो हमें इक्वल करके कट गया था. यहाँ पे रेशियो दे दिया है तो उसकी जगह पे रख देंगे 3:4. एकदम सेम, लगभग सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में बोल्ड करना है और एकदम बनेगा वैसे ही. रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, देखिए वहां इक्वल कर दिया था इनकम को, यहाँ पे रेशियो दे दिया है. सॉल्यूशन सेम तरह से यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, है ना, फॉर ईयर 2000, है ना, फॉर ईयर 2000 प्रॉफिट परसेंटेज फॉर एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, या ऐसे करके लिख सकते हैं, इनकम एक्स एक्सपेंडिचर एक्स. ये कितना दिया हुआ है एक्स का, 2000 में, 2000 में एक्स का क्या है 50, ऐसे डिवाइड बाय 100 और 65 है. सर एक्स का 65 है ना? अच्छा 60 के ऊपर है डॉट, हाँ 65 है, तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 65 by 100 plus 1, है ना, इक्वल टू इनकम एक्स एक्सपेंडिचर एक्स. ये रहेगा 165 by 100, ये आ गया 165. इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, समझ में आ गया. उसी तरह y के लिए निकाल लीजिए, उसी तरह y के लिए निकाल लीजिए, है ना, और प्रॉफिट और y, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे करके लिखिए, इनकम y एक्सपेंडिचर y. एक बार जब आपने समझा दिया है ना, फिर बार बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना. इसको डायरेक्ट लिखते हैं, y का कितना है 50, तो 150 बटा 100 हो जाएगा. सिमिलरली करके ऐसे सिमिलरली लिख देंगे ना तो समझ जाएगा कि ऐसे ही निकाला है. सिमिलरली प्रॉफिट y 150 बटा 100 इक्वल टू इनकम y बाय एक्सपेंडिचर y. ठीक है, ये ट्रू रख दीजिए इक्वेशन. अब इसको किसको डिवाइड किया, पूछा क्या है, पूछा है व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर x और y का, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, है ना. डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 150 बटा 100, इधर 165 बटा 100 इक्वल टू
इनकम y है ना, एक्सपेंडिचर y डिवाइडेड बाय इनकम x डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर x। ठीक है, तो ये पूरा इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ऐसे करके 150 बटा 165 इक्वल टू ऐसे लिखना है, इनकम y एक्सपेंडिचर y, और ये डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उलट जाएगा, तो एक्सपेंडिचर x बटा इनकम x, इनकम। तो हमें ये रेशियो निकालना है और ये दिया हुआ, तो फिर इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे। हाँ, तो हो जाएगा 150 बटा 165 इक्वल टू, इसको इसके साथ में है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है ना। हाँ, तो इनकम, लेकिन यहाँ याद रखना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इनकम बाई इनकम x इनटू एक्सपेंडिचर x बटा, यही पे गलती करता है स्टूडेंट। निकालना है हमें ये हमें निकालना है और इसका वैल्यू हमें रखना होगा, लेकिन जो वैल्यू दिया हुआ है रेशियो 3:4 जो रेशियो दिया हुआ है वो x बटा y का दिया हुआ है, और यहाँ पे हम रखेंगे y बटा x का, तो उलट के रखेंगे 4:3 रखेंगे। यहीं पे गलती करता है, बोलता है आंसर नहीं आ रहा है। ये जो यहाँ पे जो रखेंगे इनकम y बाई इनकम x, ये जो रेशियो रखेंगे, और जो दिया हुआ है किसका, इनकम x बटा इनकम y का रेशियो दिया हुआ है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये 4:3, 4/3 सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 150 165 इक्वल टू 4/3। क्यों 4/3 लिए? क्योंकि 3/4 दिया हुआ है, x का इनकम और y का इनकम डिवीजन है ना, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं x y का इनकम डिवाइडेड बाय इनटू ये जो निकालना है हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो x का और एक्सपेंडिचर का रेशियो y का, निकाल लीजिए। ये जाएगा तो उलट जाएगा, इंटू 3/4 कितना रहा? 15:22 कटेगा ये 5 से, सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मेरा नहीं क्लियर हो रहा है। 1 मिनट, 2 से 15, 2 3 से 11, 15:22 एकदम एग्जैक्ट आंसर, यही आंसर है ना। लास्ट में लिख देंगे hence the required ratio। प्रोसेस आप मैथ के साथ यही ब्यूटी है, मैथ के साथ यही सुंदरता है, अगर आपका प्रोसेस सही है, फॉर्मूला सही है, मेथड सही है, तो आंसर एग्जैक्ट वही आएगा। हाँ, hence the required ratio equal to 15:22। ऐसा नहीं उल्टा, अगर वो लेते तो उल्टा आ जाता, कुछ और आ जाता। हाँ बोलिए, क्या नहीं समझ में आया यहाँ पे? गलत पुट कर दिया सर, वही तो चेक कर रहे हैं। क्यों वही बता रहे थे ना कि जो रेशियो ले रहे हैं ना x बटा y, वो रेशियो 3:4 दिया हुआ है इनकम ऑफ x। पढ़िए क्वेश्चन को, वो इनकम ऑफ x और इनकम y का रेशियो दिया हुआ है 3:4, लेकिन जो हम इक्वेशन बना रहे थे तो वहां आ रहा था इनकम ऑफ y डिवाइड बाय इनकम, है ना। तो रेशियो जो आगे रहता है ना वो हमेशा ऊपर रहता है ना। तो हमें y के इनकम और y के x के इनकम का रेशियो लेना है,
तो 4:3 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देके समझ के, जो रेशियो दिया हुआ है इनकम x बटा इनकम y का, हमें लेना है इनकम y बाई इनकम x, तो उलट के लेंगे ना, 3:4 नहीं लेंगे, 4/3 लेंगे। सिंपल, इसीलिए बोल रहे हैं रेशियो परसेंटेज आपके लिए सोमा, खासकर रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ये सब जाके सॉल्व कीजिए आर.एस. अग्रवाल से, इससे आपका पीटी में भी फायदा हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन आता है रेशियो प्रॉफिट और इससे सिंपल सा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, और इसमें भी फायदा होगा, इसमें तो बहुत फायदा होगा ना। रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे क्या होता है, एक बार कंबाइंड रेशियो भी बताए थे, कैसे दो रेशियो को कंबाइन कर देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट डी। हेलो सर, आंसर कितना आया? 15:22। कैसे सर? कैसे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, कैसे कैसे वही वैसे ही जैसे, हाँ जैसे फार्मूला देखिए, चेक कीजिए, प्रोसेस में कर रहा है, आंसर अगर नहीं आ रहा है, आंसर तो ये कंफर्म है मेरा आ गया इसमें 150 इंटू, देखिए ना यहाँ पे क्या थ्री होगा ना सर? सर ऊपर चला जाएगा वो 150 इंटू 3, 165/3 4 सॉरी। 150 इंटू 3 165/4, काटिए इसको, वही तो आ रहा है मेरा। कहाँ कट रहा कैलकुलेशन है? मिस्टेक, अरे नहीं कट रहा है तो क्या, पूरे कर रहे हैं, कहाँ कट रहा है, 3 से इसको काटिए ना, ये 5 से पहले काटिए, 30 और 33, 3 से 11 कट गया, फिर 2 से काटिएगा 15 और 2, सिंपल तो है। पंद्रह बटा 22 आ रहा है। अभी भी कोई दिक्कत? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस, एग्जाम में मेंटल प्रेशर में और गड़बड़ी होता है, अब यहाँ पे अगर गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस, यू रिक्वायर प्रैक्टिस। बैटरी लो, आया? हाँ सर आ गया सर, 15:22। हाँ, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है ना, आराम से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि अगर प्रोसेस आपका सही है तो आंसर तो जरूर है, उसके पास आंसर रहता है, ये आंसर है। ऐसा तो नहीं है आंसर चेक करता है आंसर आ गया तो नहीं, आंसर नहीं, पहले प्रोसेस देखता है, आंसर नहीं आ रहा है तो चेक करता है कि कहीं गड़बड़ किया है, वो घेर देता है यहाँ पे गड़बड़। आंसर नहीं आया तो मार्क्स काट लेगा, प्रोसेस है तो ज्यादा मार्क्स काट लेता है, मार्क्स अच्छा खासा काट लेता है, 2-3 सर। नहीं ज्यादा ही काट लेता है। आंसर नहीं आने पे वो डिपेंड करता है कि लास्ट स्टेज में आपने गलती किया कि पहले ही गलती की, जो डिपेंड करता है ना। आंसर नहीं आना तो बहुत कारण से नहीं आ सकता है, लास्ट स्टेज में जाके यहाँ जैसे आपका 15/22 नहीं आ रहा था, बाकी सब एकदम सेम था, तो 2-3 मार्क्स 2 मार्क्स काट लिया, लेकिन एकदम पीछे ही गड़बड़ कर दिया आपने, जैसे 4:3 के जगह पे आपने 3:4 ले लिया, तो आंसर तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, है ना। और हाँ, और वहां पे आपका बहुत मार्क्स काट लेगा, जैसे कितने मार्क्स का था ये आपका था, नहीं लास्ट स्टेज में करेंगे 1 से 2 मार्क्स काटेगा, लेकिन वहां पे अगर आपने गलती कर दिया, यानी वो प्रोसेस में ही आपने गलती कर दिया है, तो आपका कितने मार्क्स था, 8 मार्क्स का था, तो 8 में 2 मार्क्स और 4 मार्क्स 4 मार्क्स काट लेगा, आधा मार्क्स देगा आपको, क्योंकि वहीं पे आपने गलती कर दिया, है ना। तो यही डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप जाके मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, डी नंबर, है ना, डी नंबर। सर आंसर भी दिया हुआ रहता है क्या?
एग्जाम में हाँ एग्जाम में एग्जाम दे में रहे। अच्छा, जो चेक कर रहे हैं उनको, जो चेक कर रहे हैं उनको दिया रहता है, क्या पूछ रही हाँ हैं? हाँ अच्छा हाँ सर। हाँ हाँ, जो एग्जामिनर रहते हैं, जो चेक कर रहे हैं, इवैल्यूएटर, उनके पास आंसर रहता है, पूरा फ्रेमिंग रहता है, पूरा मॉडल आंसर रहता है, पूरा मॉडल हो रहता है ऐसे ऐसे करके। जीएस का भी मॉडल मिलता है, यूपीएससी में तो मिलता था, जीएस का मॉडल उनके पास रहता है कि यहाँ भी मिलता है मॉडल, ये होना तो सर चाहिए। सबका तो सर जीएस में लिखा है तो सबका तो अलग अलग होगा ना। मॉडल तो होना चाहिए ना, कि इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन लाना चाहिए, बॉडी पार्ट में ये पॉइंट्स कवर किया है कि नहीं। कारण पूछ रहा है तो कारण का रहेगा ना कि ये कारण है, अब उसी में डेविएट कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन कुछ पॉइंट तो रहना चाहिए। हाँ, मॉडल रहता है सबके पास, इसलिए तो वेरिएशन रहता है मार्क्स का, है ना। किसी को वही लिखने पे उसको लगता है हम बहुत अच्छा लिखे, लेकिन उसको मार्क्स नहीं देता है, मॉडल रहता है, वो उससे देखता होगा कितना डेविएट हो रहा है। चलिए डी नंबर, प्रोफेसर होता है वो देखता भी नहीं। वो पुराने प्रोफेसर है, उसको जरूरत भी नहीं पड़ता देखने, आंसर ऐसे ही कर दे। डी है ना, डी नंबर, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन 90 से वही क्वेश्चन, इसी एक ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है ना। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज एक्स एंड वाई in 1996 were equal ऊपर कर दिया है। यहाँ एक्सपेंडिचर को इक्वल कर दिया है 1996 में, आर इक्वल एंड द टोटल इनकम ऑफ द टू कंपनीज, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एंड द टोटल इनकम ऑफ द टू कंपनी, यहाँ ऐड करना होगा, उसी फार्मूला से ऐड करना होगा, इनकम ऑफ टू कंपनीज in 1996 was rupees 342. In 1996 was rupees 342 crore, ना 242 crores. What was the total profit of the two company? What was the total profit of the two companies together in 1996? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज एक्स एंड वाई इक्वल है, और उनके इनकम का सम दिया हुआ है, टोटल, है ना, उनके इनकम का टोटल सम दिया हुआ है 1996 में इतना। अब आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, कुछ नहीं करना, ऐड करना है, सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन ऐड कैसे करना है ये देखिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज टुगेदर इन इतना। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और नहीं प्रॉफिट वैसे नहीं, देखिए प्रॉफिट का फार्मूला अब सिंपल फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ था वो यूज होगा, यहाँ पे ऐसे एकदम सिंपल, समझ में आ गया हमको। देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉफिट जो फाइनल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट निकलेगा उसमें जोड़ के नहीं निकलेगा, और जो टोटल प्रॉफिट निकलेगा वो हमेशा उसी फार्मूला, प्रॉफिट हमेशा उसी फार्मूला से निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर बाय टोटल एक्सपेंडिचर इनटू 100, इसी से निकलेगा, यही फार्मूला, बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। तो टोटल सर प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया ना, हाँ परसेंटेज ही निकालना है हमें, इसमें सिर्फ नहीं, प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट क्या सिर्फ, सर? तो सिर्फ प्रॉफिट निकाल देंगे तो और सिंपल हो गया,
है ना, टोटल एक्सपेंडिचर इनकम माइनस इनकम बटा इनकम। हाँ, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल इनकम, यस सर। टोटल इनकम सर टोटल माइनस एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, यही होगा ना, एक्सपेंडिचर, यस सर, यस सर। यही होगा टोटल प्रॉफिट, यही फाइंड करना है हमें, टू फाइंड, ठीक है। यानी हमें टोटल इनकम निकालना पड़ेगा और टोटल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें दिया नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, इंडिविजुअली करके फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बाय, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाय 100 प्लस 1 इनकम फॉर एक्स, इनकम एक्स का, एक्सपेंडिचर सॉरी एक्सपेंडिचर एक्स का, दूसरा होगा प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 प्लस 1 इनकम y का, y के लिए, और y ना, y के लिए ये निकलेगा इनकम y, y एक्सपेंडिचर y। अब देखिए, अब यहाँ पे है, पहले इसको कर लीजिए, कौन सा ये है 1996 के लिए x के लिए 40 और y के लिए 45, कितना कितना आ जाएगा 40, 140 बटा 100 इक्वल टू इनकम x बाय एक्सपेंडिचर x, 145 बटा 100 इनकम y बाय एक्सपेंडिचर y, कितना आ गया, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, तो समझ में आ गया, नहीं सर। क्यों नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत है, x के लिए और y के लिए प्रॉफिट पर एक फॉर्मूला यूज किया है, इसमें क्यों नहीं, क्या नहीं समझ में आया, वही जो पहले काम कर रहे थे वही कर रहे हैं, सर ये तो अच्छा एक्सपेंडिचर निकालना। सर एक क्या निकाले हैं इसका? देखिए ना क्या लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला पहले यूज कर रहे थे वही यूज किया है ना, x के लिए और y के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल इनकम निकालना है, टोटल इनकम, है ना, तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 342 क्या है टोटल इनकम, है ना, यानी टोटल इनकम हमें पता है ना, और एक्सपेंडिचर क्या है, इक्वल है, एक्सपेंडिचर इक्वल है कि नहीं, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको एक्सपेंडिचर यहाँ से मिल जाएगा, X और दोनों Y को का। ऐड कर, दोनों इक्वेशन ऐड कीजिए ना, ऐड कीजिएगा तो एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, तो नीचे में एलसीएम सेम हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएगा, देखिए बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो कितना आ गया 140 बटा 100 प्लस 145, 40 45 ही था ना, 145 बटा 100 इक्वल टू, देखिए इनकम x एक्सपेंडिचर x प्लस इनकम y, नीचे में एक्सपेंडिचर y। अब देखिए यहाँ पे खेल है, दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर x एक्सपेंडिचर y है, दोनों इक्वल है, इक्वल ही है ना, एलसीएम ले सकते हैं आराम से, दो नीचे में अगर सेम होता है तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ के बाद रुकना है, इसके बाद लिखना है गिवन एक्सपेंडिचर x इक्वल टू एक्सपेंडिचर y इक्वल टू x, समझ में आया था, है ना, x मान लिए,
तो अब ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए 285 बाई 7 इक्वल टू, नीचे में x एलसीएम ले लिए ना, तो इनकम x प्लस इनकम y आ गया, ये दिया हुआ है कितना 342 डिवाइडेड बाय x, है ना। अब x निकाल लीजिए, 342 ये इधर गुना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 285 कीजिए कैलकुलेट, एकदम कैलकुलेटर यूज कीजिए, अपने से कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर को वो कीजिए। ना 120 एकदम एग्जैक्ट, वाह। यानी एक्सपेंड, यहाँ ऐसे फिर लिखेंगे, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ x इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ y इक्वल टू 120 रुपीज, 120 करोड़। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर डबल हो जाएगा, x और y का मिलाएंगे तो, यानी 2 into 120 यानी 240 रुपीज, 250 करोड़ हो जाएगा। निकल गया, टोटल इनकम पता था, टोटल रेशियो पता था, प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या था क्वेश्चन, दिमाग, हाँ ये हो गया, ये समझ में आ गया स्टेप सारा। आंचल, हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब देखिए कैसे दिमाग में आया कि उसको निकाल दिया गया, कुछ था इसमें नहीं। अब लास्ट में लिख देंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल इनकम माइनस, घटा देंगे टोटल एक्सपेंडिचर 342 माइनस 240 201। है आंसर, देखिए आंसर यहाँ भी दिया, गलती होने का सवाल ही नहीं है। तो अगर प्रोसेस सही है तो आंसर आना है, नो डाउट। आया समझ में, थोड़ा सा ट्रिकी था। देखिए दिमाग काम करना चाहिए आपका कि भाई टोटल इनकम दिया हुआ है, कैसे होगा बिना एडिशन, पहले तो ये दिमाग में रखते बिना एडिशन तो हो ही नहीं सकता है, कुछ ऐसा चीज करें कि एडिशन हो जाए, है ना, एडिशन आके कुछ ऐसा निकले, तो एडिशन तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए था, एडिशन करना है। टोटल एक्सपेंडिचर 240 ये सब कैसे होगा सर? क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर x का भी और y का दोनों का सेम ही है, कितना है 120, टोटल मतलब x प्लस y, x का भी 120 है और y का भी एक्सपेंडिचर 120 है, 240। नहीं होगा, एक का निकला ना, हाँ सर। या तो x या तो y का, और दोनों का इक्वल है तो डबल नहीं हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें। अब 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया 66 का, आपको कुछ लगा? एक आध क्वेश्चन हार्ड था थोड़ा सा, बीच में वो आया था, एंड 2 क्वेश्चन तो आपको इजी धरा जाएगा, हमको लगता है ये क्वेश्चन आसान है एग्जामिनेशन में। हाँ फिर वो वाला सैलरी वाला भी आसान था, कोई हार्ड था। तो 4 का चारों क्वेश्चन हमने 66 का सॉल्व कर लिया, फिर 65 का करेंगे। पहले ई है, ई नंबर अभी बचा हुआ है, ई कर लेते हैं ई नंबर। हाँ सर हो गया। हाँ चल, हाँ सर,
हो गया सर। चलिए ए नंबर करते हैं। ये भी 8 मार्क्स का था। इसमें जो है मार्क्स जो था पहला 4 मार्क्स था, बाकी जो चारों है 8 मार्क्स का था। पहला 4 मार्क्स। ई वाला चलते हैं, ई क्वेश्चन। The expenditure of company X in the year 1998 was 200 crores. Was 200 crores. Was 200 crores. And the income of company X and the income of company X in 1998 was the same as its expenditure. Was same as its expenditure in 2001. Find the income of company X in 2001. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन द ईयर 1998 was 2000 करोड़ एक्सपेंडिचर दे दिया है, एंड द इनकम ऑफ कंपनी एक्स in 1998 दोनों का was same as its expenditure in 2001. Find the income of company X in 2001. इक्वेशन बनेगा इसमें, सॉल्व होगा। दो इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन का वैल्यू दूसरे में पुट होगा, फिर से वही फार्मूला, फिर से वही चीजें। देखते ही समझ में आ गया कि दो इक्वेशन बनेगा, एक से जो निकलेगा उसका वैल्यू दूसरे में पुट होगा, फिर उससे वो निकलेगा फाइनल ना। तो उसके लिए सबसे पहले एक या दो या तीन इक्वेशन यहाँ बनेगा। तो क्वेश्चन लिख लिए है ना? क्वेश्चन लिख लिए ना आप लोग? अच्छा लिखो यस सर, यस सर, यस सर। सर ठीक, इसको सॉल्व करो। मैथ्स का प्रैक्टिस करना होगा सर। हाँ मैथ कर लीजिए, बोल तो रहे RS अग्रवाल, अब करना होगा, आप सोचते रहिए, कर दीजिए। 72 मार्क्स कम नहीं होता है ना? उधर 10 मार्क्स, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को, सबसे पहले x का ही ना सारा कुछ है क्वेश्चन में, सिर्फ x का ही ना सब कुछ दिया हुआ है, और तो x का दिया हुआ तो करने की जरूरत नहीं है। और 90 पहले 1998 क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनकम x, इसमें तो सिर्फ x ही है, तो कोई सॉरी +1 इनकम बाय एक्सपेंडिचर 98 के लिए देते हैं। तो 98 में कितना है x? यानी 155 by 100 इक्वल टू इनकम
बाय एक्सपेंडिचर। तो दिया हुआ है इसमें, इनकम दिया हुआ है ना शायद, यस सर दिया इनकम हुआ दिया है। सॉरी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना। एक्सपेंडिचर कंपनी एक्स इन द ईयर 98 बाद 200 करोड़, यहाँ से इनकम निकाल दीजिए। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 200 करोड़, इनकम कितना है जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। करना क्या है इसमें, तो कट ही गया 310। इनकम 98 में कितना था 310 करोड़ रुपीस, 310 करोड़ निकल गया। अब क्या करना है, अब हमें दे रहा है, हेलो अब ये बोल दिया कि इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 1998 जो कि कितना निकला 310 इज इक्वल सेम है द एक्सपेंडिचर इन 2001, तो यही एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2001 का। एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स इन 2001 इक्वल टू सेम 310 करोड़, यही से डेटा निकल गया 310 करोड़। इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे अगले वाले में तो आ जाएगा 310 करोड़। ऐसा नहीं लिख सकते, इनकम ऑफ एक्स इन 98 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल वाला, इसमें इक्वेशन बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं करें तो सिंपल लिख दिए 310। अब अगला जो फॉर्मूला लिखेंगे ना उसमें हमें एक्सपेंडिचर मिल गया 2001 में, इनकम निकालना है, सेम चीज है। तो अब 2001 के लिए देखेंगे है ना, यहाँ पे 1998 के लिए देखे तो अब 2001 के लिए देखें। हाँ बोलिए आंचल बोलिए, क्या नहीं समझ में आया। नहीं सर देखिए आ गया है। 1998 में जो इनकम निकला ना वही उसका एक्सपेंडिचर है 2001 में। हाँ सर एक्सपेंडिचर हाँ फिर आगे लिखे, अब 2001 तक बस निकालना है हमें इनकम, एक्सपेंडिचर हमें मिल चुका है, इनकम निकालना है रिपोर्ट 2001। तो ये फार्मूला कितना काम आ रहा है अब पता नहीं, मेरे दिमाग में उसमें काम के फार्मूला ही डिराइव हो गया पहले। तो प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू, मुझे लग रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में रेशियो शो पूछता है इसलिए इस फॉर्म में ला दिए थे इसको फॉर्मूला। तो इनकम बाय एक्सपेंडिचर, अब देखिए कितना है 2001 50 150 बटा 100, इनकम नहीं पता निकालना है, एक्सपेंडिचर 310, इनकम 150 310 21 इंटू 15 कीजिए। सही है, ऐसा टाइम कैलकुलेटर यूज करना है। 465 आसान था कि नहीं था इनकम। तो इनकम ऐसे लिख देना लास्ट में, हेंस वाला जरूर लिखना है, हेंस इनकम ऑफ एक्स इन 2001 इज रुपीज 465 करोड़। उसमें क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत हुआ उसमें जो एक्सपेंडिचर निकला 1998 में वही सॉरी 1998 में जो इनकम निकला वही 2001 के लिए एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर में भी इनकम निकालना था 2001 का, दैट्स ऑल। तो हमने यहाँ पे 66 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं है ना। फिर नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा 65 के क्वेश्चन करना। इसी तरह हम पिछले 5 ईयर या 6 ईयर का जो भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए टोटल, उससे कहीं बाहर नहीं आने वाला है ना, उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, डेटा चेंज होगा, थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। हाँ बोलिए सर, उस जो 1998 में इनकम है वही उसका एक्सपेंडिचर 2001 में हो जाता है ना। हाँ इसलिए तो लिखे हैं, और एक्सपेंडिचर हमें 2001 में हमें एक्सपेंडिचर मिल गया तो इनकम निकालना आसान हो गया। तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मैथ थोड़ा सा एग्जॉस्टिव होता है काफी,
दिमाग काम करता रहता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम 65th बीपीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमें लगभग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। दुकान गए नहीं यार, ठीक है, ओके। ओके सर।